नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में रामधारी सिंह गुप्ता खंड 2 के प्रतिलेखन संख्या 105 के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसे संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके इस प्रतिलेखन के प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को आप जान सकते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऐप पर मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दास्तां विरोधी आंदोलन लगातार मुखर, संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके प्रति बाहरी दबाव भी हैं, लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने के खिलाफ ना तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और ना ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दास्तां का संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं। आज भी देश के बहुत से हिस्सों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता है, और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस परीक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमारी सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति हैं। कुछ लोग बेहद शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं। इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का अधिकार उनका है, तो वह बेटा हो या बेटी, यह भी उनका स्वतः सिद्ध अधिकार है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या फायदा, जिसके साथ आजीवन असुरक्षा का भय जुड़ा रहे। उनके अनुसार ना तो बेटी घर में सुरक्षित है, ना बाहर, ना वह शादी से पहले सुरक्षित है, ना शादी के बाद, ना वह पढ़ाई लिखाई के स्थान पर सुरक्षित है, और ना ही कामकाज के स्थान पर, ना वह परिजनों से सुरक्षित है और ना ही अन्यों से। फिर इस असुरक्षा के आतंक में क्यों जिया जाए। पैरा कितना बर्बर और आदिम है यह तर्क कि रोग का उन्मूलन ना हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए। क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को विवश हैं। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को आवंचित बनाती हैं।
क्यों ऐसे मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की गैर बराबरी की हिमायत करते हैं? क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती हैं? दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है। एक ओर हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है, लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथा स्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की कौंध भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती जा रही हैं और कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में बाल दास्तां विरोधी आंदोलन लगातार मुखर, संगठित और व्यापक हुआ है, जिसके नतीजे भी सामने आए हैं। इसके प्रति बाहरी दबाव भी हैं, लेकिन स्त्रियों के कम होते जाने के खिलाफ न तो देश में कोई संगठित आंदोलन है और ना ही कोई बाहरी दबाव। जिस प्रकार बाल दास्तां का संगठित विरोध हो रहा है, उसी तरह स्त्रियों के गायब होने का क्यों नहीं? आज भी देश के बहुत से हिस्सों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाता है और तो और समाज के रूढ़ दृष्टिकोण के कारण शिक्षा और विज्ञान भी कातिलों की मदद कर रहे हैं। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण की बढ़ती हुई लोकप्रियता और इस परीक्षण के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क हमारी सामाजिक संरचना की अभिव्यक्ति हैं। कुछ लोग बेहद शर्मनाक तरीके से कहते हैं कि बेटी हो या बेटा, यह निर्णय लेना हमारा प्राकृतिक अधिकार है। इसके लिए यह लोग बच्चों की सीमित संख्या का तर्क भी देते हैं। इनके अनुसार जब बच्चों की सीमित संख्या का अधिकार उनका है, तो वह बेटा हो या बेटी, यह भी उनका स्वतः सिद्ध अधिकार है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर क्या फायदा, जिसके साथ आजीवन असुरक्षा का भय जुड़ा रहे। उनके अनुसार ना तो बेटी घर में सुरक्षित है, ना बाहर, ना वह शादी से पहले सुरक्षित है, ना शादी के बाद, ना वह पढ़ाई लिखाई के स्थान पर सुरक्षित है और ना ही कामकाज के स्थान पर, ना वह परिजनों से सुरक्षित है और ना ही अन्यों से। फिर इस असुरक्षा के आतंक में क्यों जिया जाए? पैरा। कितना बर्बर और आदिम है यह तर्क कि रोग का उन्मूलन ना हो तो रोगी को ही खत्म कर दिया जाए।
क्यों नहीं हम उन तमाम कारकों के विषय में सोचते जिनके कारण बेटियां आजीवन असुरक्षा और आतंक के साए में जीने को विवश हैं। क्यों नहीं हम उन तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं, संदर्भों और परंपराओं के खिलाफ बगावत करते जो बेटियों को अवांछित बनाती हैं। क्यों ऐसे मूल्यों के पोषण के खिलाफ सतत अभियान नहीं चलाया जाता जो तमाम तरह की गैर बराबरी की हिमायत करते हैं। क्यों ऐसी मान्यताओं का पोषण नहीं किया जाता जो यौन आधारित असमान रूढ़ियों का खंडन करती हैं। दरअसल हमारी मानसिक संरचना पूरी तरह से विभाजित है। एक ओर हमारा संस्कारगत मन है, दूसरी ओर है नई चेतना से सुसज्जित मन। संस्कारगत मन यौन आधारित गैर बराबरी का पोषण करता है, लेकिन नई चेतना से सुसज्जित मन उसका विरोध करता है। लेकिन संस्कारगत मन नई चेतना पर हावी हो जाता है और यथा स्थितिवाद को बनाए रखने में जुट जाता है। नई चेतना से सुसज्जित मन संस्कारगत मन के विरुद्ध लंबी अवधि तक संघर्ष नहीं करता है। नई चेतना की कौंध भर से संस्कारगत मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। यही कारण है कि स्त्रियां लगातार गायब होती जा रही हैं और कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। स्टॉप।